हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट जनरल पॉइंट। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन और एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो वो दोनों के हेल्प से आज हम एक जनरल पॉइंट पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम फिगर को देखते हैं एंड देन उसका एप्लीकेशन कैसे हम करके इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो बारी बारी से देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डाइपोल बनाया, हमने एक डाइपोल ड्रॉ किया। ठीक है, कैसे डाइपोल ड्रॉ करते हैं, तो उसके एक एंड पे माइनस क्यू चार्ज और दूसरे एंड पे प्लस क्यू चार्ज। मतलब मेन पर्पस है कि दोनों एंड जो होता है ना डाइपोल के, उस पे हम अपोजिट नेचर का चार्ज रखते हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है हमने 2l लिया है और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से इस एंड का डिस्टेंस l और इस एंड का डिस्टेंस l, मतलब टोटल डिस्टेंस 2l। अब हमें जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है इस डाइपोल के कारण। तो एक जनरल पॉइंट हमने बनाया, पहले लाइन बना लिया जो डाइपोल के डायरेक्शन के साथ, डाइपोल का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो डाइपोल के डायरेक्शन के साथ ये जो लाइन है वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में। अब इसी पे हमने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया। इस पॉइंट को अगर हम वो नाम दें तो ओ पॉइंट पे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है इस डाइपोल के कारण। ये ओ पॉइंट क्या है, तो इस लाइन पे है जो एंगल डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है और इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये हमारा जनरल पॉइंट का इंट्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो वजह से होगा। एक तो होगा इक्वेटोरियल के कारण और दूसरा होगा एक्सियल के कारण। लेकिन उससे पहले डाइपोल का जो डायरेक्शन है ना वो ऐसे है, माइनस से प्लस चार्ज की ओर। तो हमने क्या किया कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था, ये जो लाइन ड्रॉ किया था उस पर एक और परपेंडिकुलर लाइन बना लिए। देखिए ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया था इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना लिए। अब देखिए पी वेक्टर इधर है तो इसका इधर कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी कॉस थीटा और इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा पी साइन थीटा। अब देखिए कि इस पी कॉस थीटा के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको हमने E1 बोला। क्या बोला? E1 बोला। पी कॉस थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ओ पे वो है E1 और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक्सियल में यही सिखाए थे ना कि माइनस क्यू प्लस क्यू और इसी लाइन के लॉन्ग, जिस लाइन के लॉन्ग ये दोनों एंड पे इलेक्ट्रिक ये डाइपोल का जो दोनों चार्ज रखा हुआ है उस दोनों एंड से जो कोई एक्सिस अगर पास करता है उस डायरेक्शन में, अगर डाइपोल पी है तो उसी लाइन के किसी पॉइंट पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करते थे उसको क्या बोलते थे? एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बोलते थे। तो यहाँ भी देखिए ना पी कोस थीटा उसी लाइन के डायरेक्शन में है और उसी लाइन पे हम एक पॉइंट ओ लिए हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ओ जो है पी कोस थीटा के कारण पॉइंट ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है उस लाइन के लॉन्ग, उसको E1 बोले। तो E1 क्या कहलाएगा? E1 कहलाएगा एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है? ये होता था 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2kp अपॉन आर क्यूब। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2kp अपॉन आर क्यूब लिखते थे कब? जब डाइपोल का मैग्नीट्यूड p होता था और इसका डायरेक्शन क्या होता था? उस लाइन के लॉन्ग, उस जो एक्सिस कंसिडर करते थे डाइपोल के उसी के लॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डाइपोल का एक्सिस है वो ये है। ठीक है, डाइपोल का एक्सिस ये है और उसी के डायरेक्शन में डाइपोल का वैल्यू होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड है वो है पी कॉस थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2kp कॉस थीटा।
ये हो जाएगा E1 का वैल्यू। ठीक, इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग कैसे निकालते थे, तो डाइपोल का जो एक्सिस होता था उसके 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते थे और उसके किसी भी पॉइंट पे जो मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में तो कुछ आता ही था, डायरेक्शन में अपोजिट टू द डाइपोल होता था। तो डाइपोल का डायरेक्शन ये देखिए ये है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट होना चाहिए, तो ये होगा E2। E2 का जो वैल्यू होता था वो होता था Kp अपॉन आर क्यूब, Kp अपॉन आर क्यूब इंटू सॉरी Kp अपॉन आर क्यूब होता था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ P हम क्या लें, तो P हम लोग लेते थे जो डाइपोल का मैग्नीट्यूड होता था, और ये डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता था इक्वेटोरियल लाइन पे के किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता था उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो डाइपोल का वैल्यू होता था, ठीक है, डाइपोल का मैग्नीट्यूड होता था, वो वाला वैल्यू यहाँ पे लेते थे Kp अपॉन आर क्यूब। तो अब देखिए कि ये हमारा लाइन है, इसके परपेंडिकुलर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम E2 इस डायरेक्शन में लिखे हैं। ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर और अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड है वो है P sin थीटा। ठीक है, देखिए ना यहाँ पे सेम केस बन रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है डाइपोल का वो इस डायरेक्शन में है और P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका उस लाइन के परपेंडिकुलर और अपोजिट डायरेक्शन में होता था। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है इस लाइन से, ये देखिए परपेंडिकुलर है डाइपोल का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण अपोजिट आता था और परपेंडिकुलर आता था, इस लाइन के अपोजिट, इस लाइन पे परपेंडिकुलर और डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट। तो यहाँ पे देखिए डाइपोल का एक कंपोनेंट ऐसे है, ठीक है, और ये जो लाइन है डाइपोल के साथ 90 बना रहा है, तो इस P sin थीटा की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हमने E2 बोला। E2 जो है इस लाइन के साथ 90 बनाएगा और इसके डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ठीक है, चूंकि इसको हम इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ से हम E2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो E2 होता था Kp अपॉन आर क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे Kp अपॉन आर क्यूब। देखिए ये लिखना सही है, नहीं सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ डाइपोल का मैग्नीट्यूड P था तब हम Kp अपॉन आर क्यूब लिखते थे, यहाँ पे डाइपोल का मैग्नीट्यूड क्या है, P sin थीटा है, क्या है, P sin थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट लेंगे, वो वाला कंपोनेंट लेना है जो उस लाइन पे परपेंडिकुलर हो, तो ये लाइन पे ये परपेंडिकुलर ये है, तो ये वाला कंपोनेंट लेना है Kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। समझ में आ गया, तो यहाँ पे E1 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और E2 का वैल्यू फाइंड कर लिया। इस दोनों वेक्टर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। दो वेक्टर जब एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो तो नेट या रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते थे, पता है कुछ, ऐसे दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू होता है दोनों के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट कर देते हैं, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब E वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 का वैल्यू पुट करिए, तो E1 का वैल्यू है क्या है बोलिए, तो ये है 2Kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस E2 का वैल्यू क्या है Kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करिएगा, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे Kp और आर क्यूब कॉमन है तो बाहर कर लीजिए,
हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। चूंकि अंदर में स्क्वायर के साथ था, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर जो है खत्म हो जाएगा। के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब देखिए होल स्क्वायर में है और उसके ऊपर में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा के पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये फाइनल रिजल्ट देगा आपको के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब फाइनल रिजल्ट को देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आया आपका फाइनल रिजल्ट। अब देखिए ये अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया, ये क्या आया, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन क्या है, ये है। डायरेक्शन जो है हमने लाइन एज्यूम किया था उससे फाई एंगल बना रहा है, हमने ऐसा मान लिया कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इवन के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो tan फाई क्या हो जाएगा, तो tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E2 अपॉन E1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा E2 अपॉन E1, तो tan फाई इज इक्वल टू E2 का वैल्यू देखिए ये है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पे अब लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, या किसको मिटाए, यहाँ से मिटा दे रहे हैं नीचे। tan phi is equals to A2 अपॉन E1, tan phi is equals to A2 अपॉन E1। और देखिए यहाँ पे E2 का वैल्यू क्या है, तो ये है के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, 2 के पी साइन थीटा, दोनों वैल्यू हम पुट कर दिया, हमने पुट किया, तो आर क्यूब से आर क्यूब कटा, के से पी, ठीक है, ये बचा 1/2, ऊपर में 1 नीचे 2, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ से आपको फाई मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा। अगर इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाना है अगर डाइपोल से, तो लिखेंगे फ्रॉम डाइपोल जो एंगल हो जाएगा वो देखिए, ये जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो ये है, तो इसके साथ ये वाला लाइन थीटा बना रहा है और उसके साथ ये फाई बना रहा है, तो डाइपोल के साथ जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा थीटा प्लस फाई। क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई। अब देखिए अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आया है या मैग्नीट्यूड ये आया है, अगर हम जनरल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिए हैं, जनरल पॉइंट पे डाइपोल के का इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया है, और इस लाइन को अगर हम रोटेट करें, ऐसे घुमा करके ऐसे कर दें, तो ये पॉइंट इधर हो जाएगा, ये पॉइंट फिर एक्सियल पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट ओ जो है एक्सियल हो जाएगा कब, जब ये थीटा को छोटा करते 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 इस लाइन के लॉन्ग ला देंगे, मतलब थीटा अगर हम 0 पुट कर दें, इसमें थीटा अगर हम 0 पुट कर देंगे, तो ये जनरल जो पॉइंट है वो जनरल पॉइंट ना रह जाएगा, फिर क्या कहलाएगा, एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है ना, ये जो लाइन है वो डाइपोल के एक्सिस के लॉन्ग पास करेगा, तो ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू इसमें 0 पुट करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए, तो के पी अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 3 प्लस 1 मिलकर के 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो क्या बन जाएगा 2 कॉस, क्या बन जाएगा
2kp अपॉन आर क्यूब। और ये एक्सियल है ना, एक्सियल वाला तो ये है, देखिए ना एक्सियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो देखिए E1 इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब। हम यही तो एज्यूम किया था, ठीक है, यही तो हमने लिखा है 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब। ठीक है, अभी यहाँ पे जब थीटा एंगल पे है तो 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब। जब थीटा 0 हो जाएगा तो देखिए एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यही तो होता है 2kp बाई आर क्यूब। वहीं पे अगर थीटा इज इक्वल टू, ऐसे बढ़ा करके ऐसे ऐसे करेंगे, एकदम परपेंडिकुलर कर देंगे तो इक्वेटोरियल कहलाएगा। थीटा अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा, E2 का डायरेक्शन ऐसे और P का डायरेक्शन ऐसे। उस केस में E2 क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा जब 90 होगा तो 90 इसमें पुट करिए, तो cos 90 का स्क्वायर करेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, तो 3 इंटू ये cos स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 इंटू kp बाई आर क्यूब करिएगा तो क्या आएगा kp अपॉन आर क्यूब। तो देखिए पहले जो दो लेक्चर्स में आपने एक में इक्वेटोरियल और दूसरे में एक्सियल फाइंड किया है, यही तो वैल्यू आता है। एक्सियल का ये आता है 2kp अपॉन आर क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सियल पॉइंट पे 2kp अपॉन आर क्यूब आता है और इक्वेटोरियल पे kp अपॉन आर क्यूब आता है। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि ये डेरिवेशन से जो फॉर्मूला आया है डेरिवेशन के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सही है। ठीक है, ये जनरल पॉइंट है ही। ये तो हुआ 0 पे 90 पे, कोई भी एंगल पे आपको पूछे कि ये जो है लाइन 30 डिग्री बना रहा है तो 30 इसमें पुट कर लीजिए, 60 पर चाहिए तो 60 पुट कर लीजिए। तो चलिए आज हम इसको समाप्त करते हैं यहीं पे, अगले सेशन में नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय।